अपना इनसाइट लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जो है हम प्रिंट कल्चर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज जो है हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ प्रिंटेड मटेरियल के बिना कल्पना करना भी मुश्किल है। हम जो है अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं वहाँ हमें कोई ना कोई प्रिंटेड चीज़ दिखाई देगी, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग और रोज़ाना की चीज़ें जैसे कि थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टाइजमेंट्स, सड़क के किनारे सिनेमा पोस्टर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। हम जो है प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेज को देखते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और दुनिया में चल रहे डिबेट का जायजा लेते हैं। हम जो है इस प्रिंट की दुनिया को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अक्सर जो है हम ये भूल जाते हैं कि प्रिंट के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि प्रिंट का जो है अपना एक हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री ने जो है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को शेप किया है, मतलब कि आकार दिया है। तो चलिए जानते हैं कि यह हिस्ट्री क्या है। इस समाज में जो है प्रिंटेड लिटरेचर कब से सर्कुलेट हुई और साथ ही साथ ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी। तो इस चैप्टर में जो है हम प्रिंट के इसी हिस्ट्री को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो है ये ईस्ट एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम जो है इस टेक्नोलॉजी के स्प्रेड के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि प्रिंट के आने से सोशल लाइफ और कल्चर में जो है क्या बदलाव आए। तो बिना देर किए चलिए प्रिंट की हिस्ट्री को जानते हैं। तो चलिए द फर्स्ट प्रिंटेड बुक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम प्रिंट टेक्नोलॉजी के अर्लीस्ट काइंड की बात करें तो वह जो है चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। इसमें जो है हाथों से प्रिंटिंग होती थी। तकरीबन 594 एडी के बाद से चाइना में जो है पेपर को रब करके या फिर वुड ब्लॉक के इंक्ड सरफेस पर बुक्स जो है वो प्रिंट होने लगी। क्योंकि ये जो शीट थे ये पतले और पोरस होते थे, इसलिए दोनों तरफ से छपाई मतलब कि प्रिंट जो है संभव नहीं था। इसलिए जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक होती थी वह जो है किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी और इस शैली के बुक को जो है एकॉर्डियन बुक कहते थे। इन बुक्स में जो कैलीग्राफी का काम करते थे वे बहुत ही माहिर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे। कैलीग्राफी जो है वो ब्यूटीफुल राइटिंग का आर्ट है और ये जो कैलीग्राफी करने वाले लोग होते हैं ये बहुत ही सुंदर सुंदर लेटर्स में बहुत ही कलात्मक तरीके से लिखाई करते हैं। वहीं जो चाइना की इंपीरियल स्टेट थी वह एक लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल की मेजर प्रोड्यूसर थी। चाइना के पास जो है एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जिसमें जो उसके पर्सनल थे वे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से नियुक्त होते थे, मतलब कि चुने जाते थे। और इस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक को जो है बहुत ही लार्ज नंबर में इंपीरियल स्टेट के स्पॉन्सरशिप के अंडर में प्रिंट किया जाता था। 16th सेंचुरी से जो है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण जो वॉल्यूम ऑफ प्रिंट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में जो है अर्बन कल्चर के फलने फूलने के कारण जो प्रिंट का यूज है उसमें भी डाइवर्सिटी आई। अब जो है प्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल तक ही सीमित नहीं था। अब जो है मर्चेंट्स अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए भी प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे। अब रीडिंग जो है खाली समय में लोगों का शौक बन गया। नए पढ़ने वालों को फिक्शनल नरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, लिटरेरी मास्टरपीस और रोमांटिक प्ले पसंद थे। अब जो है अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और बहुत सारे महिलाओं ने तो अपने पोएट्री और प्ले को जो है पब्लिश करना भी शुरू कर दिया।
स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ्स थी उन्होंने भी जो है अपने काम को पब्लिश किया। वही कर्टेसेंस मतलब कि जो वैश्या थी उन्होंने भी जो है अपने लाइफ्स के बारे में लिखा। पढ़ने की ये जो नई कल्चर थी ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आई। 19th सेंचुरी के अंत में वेस्टर्न पावर द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेस का जो है इंपोर्ट किया गया। वहीं वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल की जरूरत को पूरा करने के लिए संघाई जो है वो न्यू प्रिंट कल्चर का नया केंद्र बन गया। अब जो है हैंड प्रिंटिंग की जगह धीरे धीरे मैकेनिकल प्रिंटिंग ने ले ली। तो अब हम चाइना के बाद जापान में प्रिंट की बात करेंगे। तो 768 से 770 के बीच में जो है चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जो है हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया। अगर हम जापान की सबसे पुरानी बुक की बात करें तो वह जो है 868 में प्रिंट किया गया था और यह बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र है जिसमें टेक्स्ट से लिखे हुए 6 सीट हैं और वुड पर खुदे हुए चित्र भी हैं मतलब कि पिक्चर भी हैं। पिक्चर मतलब कि तस्वीरें जो हैं वो अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मिडाइवल जापान में जो है पोएट और प्रोज राइटर जो हैं उन्हें रेगुलरली पब्लिश किया जाता था और वहाँ के जो बुक थे वे काफ़ी सस्ते और ज़्यादा मात्रा में थे। विजुअल मटेरियल की प्रिंटिंग से जो है एक इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई। 18th सेंचुरी के अंत में एदो, जिसे बाद में टोक्यो के नाम से जाना गया, उसके शहरी इलाके के पेंटिंग में एलिगेंट मतलब कि शालीन जो है अर्बन कल्चर का पता चलता है जिसमें हम आर्टिस्ट को, कोटेशंस को और टी हाउस गैदरिंग को देख सकते हैं। वहीं लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो हैं वह बहुत सारे टाइप्स की हैंड प्रिंटेड मटेरियल से पैक्ड थी और इसमें जो है वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर इटिक्वेट, कुकिंग और फेमस प्लेस के बारे में बुक्स थी। मतलब इसमें जो है महिलाओं, संगीत, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर जो है लिखी किताबें थी। तो ये तो हमने जापान में प्रिंट के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप। मतलब अब हम यूरोप में प्रिंट के आने को देखेंगे। तो सदियों तक चाइना से सिल्क और स्पाइसेज जो हैं वो सिल्क रूट के थ्रू यूरोप आते रहे थे। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी जो है उसी रास्ते से वहां पहुंचा। पेपर्स ने जो है स्क्राइब्स द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया। फिर 1295 में मार्को पोलो, जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, वह चाइना में बहुत सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। तो जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, चाइना के पास जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पहले से थी। मार्को पोलो जो है यह नॉलेज अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इटालियंस ने भी जो है वुड ब्लॉक की प्रिंटिंग से किताबें निकालने लगे और जल्द ही जो है यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी यह टेक्नोलॉजी फैल गई। लेकिन प्रिंटेड मटेरियल को सस्ती और अश्लील मानने वाले एरिस्टोक्रेटिक सर्किल्स और रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज के लिए अभी भी जो लग्जरी एडिशन थी वह बहुत ही महंगे वेलम पर हाथ से लिखी हुई होती थी। यह जो वेलम है यह एनिमल के स्किन से बनी हुई होती थी। वही मर्चेंट्स और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वह सस्ती प्रिंटेड कॉपीज को ही खरीदते थे। जैसे जैसे जो बुक्स की डिमांड है वो बढ़ने लगी, ऑल ओवर यूरोप के जो बुक सेलर्स हैं वे बहुत सारे कंट्रीज को बुक्स जो है एक्सपोर्ट करने लगे। अब जो है अलग अलग जगह पुस्तक मेले लगने लगे। हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन को भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके। अब जो है सिर्फ अमीर के यहाँ ही स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर नहीं पाए जाते थे,
बल्कि बुक सेलर भी जो है अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक बुक सेलर के पास जो है 50 स्क्राइब्स काम करते थे, लेकिन हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट की प्रोडक्शन जो है वह बुक्स की बढ़ती मांग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इनको कॉपी करना भी जो है एक एक्सपेंसिव, लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट जो है अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका जो सर्कुलेशन था वो काफी लिमिटेड था। वहीं बुक्स की बढ़ती मांग के कारण जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग धीरे धीरे और पॉपुलर होता गया। 15वीं सेंचुरी की शुरुआत तक यूरोप में जो है बड़े पैमाने पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड और रिलीजियस पिक्चर जो है छापे गए। इसको देखकर हम कह ही सकते हैं कि जाहिर तौर पर किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती तकनीक की जरूरत थी, और यह जो है न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से ही पॉसिबल था। और यह ब्रेक थ्रू जो है हमें स्ट्रासबर्ग जर्मनी में देखने को मिला, जहां जॉन गुटेनबर्ग ने जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। तो चलिए अब हम गुटेनबर्ग और उसके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानते हैं। तो गुटेनबर्ग के जो पिता थे वे एक मर्चेंट थे, मतलब कि व्यापारी थे, और वह जो है एक लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह जो है बचपन से ही वाइन और ओलाइव प्रेस जो है देखता आया था। बाद में जाकर उसने जो है पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर एक मास्टर गोल्डस्मिथ बना, मतलब कि एक सुनार बना, और अंत में जो है शीशे को अच्छी तरीके से गढ़ने में महारत हासिल कर ली। उसने जो है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का जो इस्तेमाल है अपने नए आविष्कार में किया। ओलाइव प्रेस जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बना, और सांचे का जो उपयोग है उसको अल्फाबेट के लेटर्स को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने जो है 1448 तक अपना ये जो सिस्टम है उसको परफेक्ट कर लिया था। इसके बाद जो उसने पहली किताब छापी वो थी बाइबल। इसी तरह तकरीबन 180 जो कॉपियाज थी उसको बनाने में जो है उसे 3 साल लग गए। ये अभी तो देखने में काफी स्लो लग रहा होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से जो है ये काफी तेज था। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, यह हाथ से किताबें छापने की जो टेक्नोलॉजी है उसकी जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो जो छपी किताबें थी वे भी अपने रंग रूप और सज सजावट के हिसाब से जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके जैसी दिखती थी। इसमें जो मेटल लेटर्स होते थे वे हैंड रिटन स्टाइल को काफी अच्छे से दिखाते थे। इसके अलावा बॉर्डर पर जो है फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी, और चित्र जो है वो अक्सर पेंट किए जाते थे। वहीं अमीरों के लिए बनाई किताबों में जो छपे पन्ने होते थे उसमें जो बॉर्डर था उसको खाली छोड़ दिया जाता था। इसके बाद जो है हर खरीदार अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन और पेंटर जो है खुद तय करता था। इसी तरह करीब 100 सालों के दरमियान, मतलब 1450 से 1550 के बीच में जो है यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर जो हैं वे दूसरे देश जाकर नए प्रेस खुलवाया करते थे। इसके बाद जैसे जैसे जो है प्रिंटिंग प्रेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसके साथ साथ बुक की जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमाल की बढ़ोतरी देखने को मिली। और इसका रिजल्ट जो है ये देखने को मिला कि 15वीं सेंचुरी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में जो है 20 मिलियन कॉपीज जो है प्रिंटेड बुक्स की देखने को मिली, मतलब लगभग 2 करोड़ कॉपीज जो है देखने को मिली। आगे जाकर यह संख्या जो है वो 16वीं सेंचुरी में 200 मिलियन, मतलब कि 20 करोड़ जो है हो गई। तो इस तरह जो है हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की शिफ्ट ने जो है प्रिंट रेवोल्यूशन ला दिया। तो चलिए अब हम द प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन जो है क्या था। तो ये जो है एक जस्ट डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि बुक प्रोड्यूस करने के नए तरीके ने जो है लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत
इंफॉर्मेशन और नॉलेज से, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज से उनका जो रिश्ता था वो बदल गया। इसने जो है पॉपुलर परसेप्शन को जो है इन्फ्लुएंस किया और इसके साथ साथ इसने जो है चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल दिया। तो चलिए देखें इसी तरह के कुछ चेंजेस को। तो हमारा अगला टॉपिक है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया रीडिंग पब्लिक जो है पैदा हुआ, क्योंकि प्रिंटिंग से जो है किताबों की कीमत गिर गई। अब जो है प्रत्येक बुक को प्रोड्यूस करने में जो वक्त और मेहनत लगता था वो कम हो गया और अब बड़ी तादाद में जो है प्रतियां मतलब कि कॉपीज जो है छपने लगी, जिससे बुक ने जो है मार्केट को फ्लडेड कर दिया और जिन लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट था उन तक पहुंचने लगी। इस तरह किताबों तक जो है पहुंच आसान होने से पढ़ने की जो एक नई कल्चर है वो विकसित हुई। अब तक जो है आम लोग ओरल कल्चर में जीते थे। वे जो है सैक्रेड टेक्स्ट को सुनते थे, बैलेड मतलब कि गाथाएं, गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से कहानियां भी जो है उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। इसके अलावा नॉलेज का ओरली ही लेन देन होता था। लोग जो है बाग समूह में ही दास्तान सुनते थे या कोई आयोजन जो है देखते आए थे। वे जो हैं तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। इन सब के अलावा प्रिंट एज के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी संभव नहीं था। लेकिन अब जो है बुक वाइडर सेक्शन तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता जो है हियरिंग पब्लिक थी तो हम कह सकते हैं कि अब जो है रीडिंग पब्लिक अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन हम ये जो ट्रांजिशन देख रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं था। किताबें जो हैं सिर्फ लिटरेट ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सेंचुरी तक लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी। इसलिए पब्लिशर के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें प्रिंटेड वर्क की वाइडर रीच का ध्यान रखना था, क्योंकि जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए प्रिंटर्स ने जो है लोकगीत और लोक कथाएं जो हैं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें जो हैं आमतौर पर पिक्चर्स से सजी धजी होती थी। इसके बाद इसे विलेज गैदरिंग में या फिर शहरी शराब घरों में जो है गाया सुनाया जाता था। इस तरह ओरल कल्चर जो है प्रिंट में दाखिल हुई और प्रिंटेड मटेरियल जो है ओरली ट्रांसमिट हुई और देखते ही देखते जो लाइन ओरल और रीडिंग कल्चर को जो है सेपरेट करती थी वो धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। अब जो है हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक जो है एक दूसरे में घुल मिल गए। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने जो है अच्छा चेंज लाया। तो चलिए अब हम प्रिंट रेवोल्यूशन के और भी इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, मतलब धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। तो प्रिंट ने जो है आइडियाज के वाइड सर्कुलेशन का जो पॉसिबिलिटी है उसको क्रिएट किया और एक डिबेट और डिस्कशन की एक नई दुनिया इंट्रोड्यूस किया। अब जो है एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज के विचारों से सहमत नहीं थे जो लोग, वे अपने विचारों को छापकर फैला सकते थे। अपने प्रिंटेड मैसेज के जरिए वे लोगों को जो है अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जो है जीवन के कई एरिया में जो है गंभीर महत्व था। हालांकि हर कोई जो है वो प्रिंटेड बुक को लेकर खुश नहीं था और जिन्होंने भी जो है इसका स्वागत भी किया उनके मन में भी जो है इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को जो है प्रिंटेड बुक के वाइड सर्कुलेशन और प्रिंटेड वर्ड की इजी एक्सेस को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका जो है आम लोगों के माइंड पर क्या असर हो। डर था कि अगर
प्रिंटेड चीजें और जो पढ़े जा रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो लोगों में जो है रिबेलियन और इरिलीजियस मतलब कि बागी और अधार्मिक विचार जो है पनपने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उसकी सत्ता जो है नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु और मोनार्क, इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट के द्वारा व्यक्त की गई ये चिंता जो है वो न्यू प्रिंटेड लिटरेचर के लिए वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म का कारण बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र मतलब कि रिलीजन में जो है इसका क्या असर हुआ। तो 1517 में जो है रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने जो है 95 थेसिस लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को जो है क्रिटिसाइज किया। इसकी एक कॉपी विटेनबर्ग के गिरजाघर मतलब कि चर्च के दरवाजे पर जो है टांगी गई और इसमें जो है लूथर ने चर्च को चैलेंज किया कि उसके आइडियाज पर डिबेट करे। जल्द ही लूथर के जो राइटिंग थे वे बड़ी संख्या में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके कारण चर्च के अंदर ही डिवीजन हो गया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो 16th सेंचुरी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन था। मार्टिन लूथर जो है वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स में से एक थे। कुछ ही समय बाद लूथर के द्वारा ट्रांसलेशन की गई न्यू टेस्टामेंट की कॉपियां जो है लगभग 5000 बिकी और वो भी कुछ ही हफ्तों में, और 3 महीने के अंदर ही सेकेंड एडिशन निकालना पड़ा। इसके चलते प्रिंट के प्रति तहे दिल से ग्रेटफुल लूथर ने कहा, प्रिंटिंग जो है वो भगवान की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि प्रिंट ने जो है एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मतलब कि स्प्रेड में जो है मदद मिली। तो ये तो हमने प्रिंट के जो है रिलीजन पर इफेक्ट देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट एंड डिसेंट। तो प्रिंट हुए रिलीजियस लिटरेचर के बल पर जो है कम पढ़े लिखे लोग भी जो है धर्म की अलग अलग इंटरप्रिटेशन से परिचित हुए और इसका अंदाजा जो है इस बात से पता चलता है कि 16th सेंचुरी के इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने जो है बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने जो है ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उससे गुस्सा हो गए। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जो है जब इंक्विजिशन शुरू किया तो मेनोकियो को जो है 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे जो है मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद रोमन चर्च जो पॉपुलर रीडिंग और फेथ पर उठाए जा रहे क्वेश्चन से परेशान थी, उसने पब्लिशर्स और बुक सेलर पर जो है सीवियर कंट्रोल इंपोज कर दिया और 1558 से प्रोहिबिटेड बुक मतलब कि प्रतिबंधित बुक्स की जो है इंडेक्स रखने लगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंट के चलते जो है बहुत सारे लोगों में धर्म के प्रति अलग अलग विचारें उत्पन्न हुई। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द रीडिंग मेनिया मतलब पढ़ने का जुनून। तो पूरे 17th और 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में लिटरेसी बढ़ती रही। अलग अलग डिनोमिनेशंस मतलब कि संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को जो है लिटरेट करने लगे। 18th सेंचुरी के कुछ हिस्सों में तो लिटरेसी रेट जो है वो 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपियन कंट्रीज में लिटरेसी और स्कूल के स्प्रेड के साथ ही लोगों में जो है पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। अब लोगों को जो है किताबें चाहिए थी, इसलिए प्रिंटर जो है ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। अब जो है न्यू ऑडियंस की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वैरायटी के जो लिटरेचर हैं वो छपने लगे और इस बुक को बेचने के लिए बुक सेलर जो है वो गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें थी अल्मेनिक्स और रिचुअल कैलेंडर्स।
ये जो है एनुअल पब्लिकेशन होती थी जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा और इंफॉर्मेशन देती थी, जैसे कि मूवमेंट ऑफ सन एंड मून के बारे में, टाइमिंग ऑफ फुल टाइड्स एंड इक्लिप्स के बारे में, और भी काफ़ी चीज़ें जो कि एवरीडे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। इन कैलेंडर्स के अलावा लोक गाथाएं और लोक गीतों की भी किताबें होती थी, लेकिन जल्द ही जो है इंटरटेनमेंट रीडिंग मैटर भी जो है लोग तक पहुंचने लगे। इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स किताबें बेचते थे उन्हें चैपमैन कहा जाता था। चैप बुक जो है वह पॉकेट साइज बुक को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। इन किताबों को जो है गरीब तबके के लोग भी खरीदकर पढ़ सकते थे। उधर फ्रांस में जो है बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते पेपर पर छपी और ब्लू कवर में बंधी हुई छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की जो है गाथाएं थी जिन्हें हिस्ट्रीज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पर्पज और इंटरेस्ट के हिसाब से किताबें जो हैं वो वेरियस साइज की थी। आगे हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के शुरुआत से पीरियोडिकल प्रेस का जो प्रकाशन है मतलब कि पब्लिकेशन है शुरू हुआ, जिनमें करंट अफेयर्स के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी परोसा जाने लगा। अब जो है न्यूज़पेपर और जर्नल में वार और ट्रेड से जुड़ी जानकारी के अलावा दूसरे देशों की खबर भी होती थी। उसी तरह साइंटिस्ट और फिलोसफर भी जो है आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। अब जो है एंशिएंट और मेडाइवल साइंटिफिक टेक्स्ट जो है उसको कंपाइल किया गया और मैप के साथ साथ साइंटिफिक डायग्राम को भी जो है बड़े मात्रा में छापे गए। जब इसाइक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट अपने आविष्कार को पब्लिश करने शुरू किए तो वे जो हैं अब एक वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते थे। थॉमस पेन, वोल्टायर और जीन जैकस रूसो जैसे लोगों की किताबें जो हैं वो भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर सी ही बात है कि उनके जो आइडियाज थे साइंस, रीजन और पर्सनैलिटी पर, ये भी जो हैं अब पॉपुलर लिटरेचर में जो है जगह पाने लगे। तो हम देख सकते हैं कि लोगों में जो है एक पढ़ने का जुनून सा आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। तो 18th सेंचुरी के मिड तक जो है ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रोग्रेस और इनलाइटमेंट जो है होता है। कई सारे लोगों का तो ये भी मानना था कि किताबें जो है दुनिया बदल सकती है। इसके अलावा ये जो है ऑटोक्रेटिक मोनार्की के सिस्टम से मुक्ति दिलाकर ऐसे दौर में ले जाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18th सेंचुरी के एक नॉवेलिस्ट लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने जो है घोषणा की कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वह प्रोग्रेस की सबसे पावरफुल इंजन है और पब्लिक ओपिनियन जो है वो फोर्स है जो कि डेस्पोटिज्म मतलब कि निरंकुश राजा का जो राज है उसको खत्म कर देगी। मर्सियर के नॉवेल्स में जो है अक्सर हीरोज जो हैं किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे जो हैं किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इनलाइटमेंट लाने और डेस्पोटिज्म को खत्म करने में प्रिंट के पावर से कन्विंस होकर मर्सियर ने कहा, हे निरंकुश राजा, अब जो है तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। अब जो है वर्चुअल राइटर की कलम के जोर के आगे तुम जो है हिल उठोगे। तो हम देख सकते हैं कि लोगों की जो माइंडसेट है अब बदलने लगी थी। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कई हिस्टोरियन का मानना है कि प्रिंट कल्चर ने जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कंडीशन जो है क्रिएट की। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हम जो है दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? तो इसके संदर्भ में जो है हम 3 तरह के आर्गुमेंट को जो है देख सकते हैं। पहला ये था कि प्रिंट ने जो है इनलाइटमेंट थिंकर के आइडियाज को पॉपुलराइज किया। उनके राइटिंग ने जो है कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुश राज्य के प्रति जो है आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह
रूल ऑफ रीजन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को जो है रीजन और रेशनैलिटी की कसौटी पर रखकर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च के सैक्रेड अथॉरिटी पर जो है अटैक किया और साथ ही साथ निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके जो है परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया, मतलब कि वीक कर दिया। वोल्टायर और रूसो की राइटिंग को जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता था और जो है इस बुक को पढ़ते थे वे जो है अब दुनिया को एक नई आंखों से देखते थे, एक ऐसी आंख जो कि क्वेश्चन करती है, क्रिटिसाइज करती है और रेशनल थिंकिंग रखती है। तो ये तो हमने पहला आर्गुमेंट देखा। चलिए अब दूसरे आर्गुमेंट को देखते हैं। तो प्रिंट ने जो है एक नया कल्चर जो है डिबेट और डायलॉग का क्रिएट कर दिया था। सारे पुराने वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस पर आम जनता के बीच जो है बहस हुए और उनके रीएवोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ। पावर ऑफ रीजन से परिचित ये जो नई पब्लिक थी, यह धर्म और आस्था को क्वेश्चन करने वाले का मोल जो है समझ चुकी थी। इसी पब्लिक कल्चर के बीच जो है सोशल रिवॉल्यूशन के नए आइडियाज जो हैं आए। अगर हम तीसरे आर्गुमेंट की बात करें तो 1780 के दशक तक राजशाही, मतलब कि रॉयल्टी और उसकी मॉरलिटी का जो है मजाक उड़ाने वाले लिटरेचर का ढेर लग चुका था। इसी प्रोसेस में जो है इसने एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन किया। कार्टूनों और कैरिकेचरों में जो है यह भाव उभरता था कि जनता जो है वो मुश्किलों में फंसी है, जबकि जो राजा हैं वह आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये लिटरेचर जो है वो अंडरग्राउंड सर्कुलेट हुई और इसने जो है लोगों को मोनार्की के खिलाफ भड़काया। तो हमने जो है इन तीन आर्गुमेंट को देखा। अब ये सवाल उठता है कि हम जो है इन आर्गुमेंट्स को कैसे समझे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रिंट ने जो है विचारों के फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग जो हैं सिर्फ एक तरह की लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। एक तरफ जो है वे रूसो और वोल्टायर को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है वे मोनार्की और चर्च प्रोपेगेंडा को भी पढ़ रहे थे। वे जो हैं हर पढ़ी या फिर देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे जो हैं कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को जो है नकारते भी थे, फिर जो है उन चीज़ों को जो है अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह प्रिंट ने जो है भले ही उनके माइंड को सीधे तौर पर नहीं रचा हो, पर इसने जो है अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। तो ये तो हमने प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन पर उसके असर के बारे में देखा। अब चलिए 19th सेंचुरी में देखते हैं। तो 19th सेंचुरी में यूरोप ने जो है मास लिटरेसी की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई। बच्चे, महिलाएं और वर्कर के रूप में जो है बड़ी मात्रा में नया रीडर तैयार हुआ। तो चलिए इन बच्चे, महिलाएं और मजदूर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन जो है लेट 19th सेंचुरी में कंपलसरी हो गया, चिल्ड्रन भी जो है अब एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे रीडर्स में। अब जो है स्कूल टेक्स्ट बुक के लिए प्रोडक्शन भी जो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में जो है 1857 में सिर्फ चिल्ड्रन की पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस स्थापित किया गया। इस प्रेस में जो है पुरानी और नई दोनों ही तरह की कथाओं और लोक कथाओं का जो है प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम ब्रदर्स ने जो है वर्षों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसे पहले एडिट किया गया और बाद में जो है 1812 में उसे पब्लिश किया गया। कोई भी चीज जिसे चिल्ड्रन के लिए अनसुटेबल कंसीडर किया जाता था या फिर एलाइट वर्क को जो है वो वल्गर लगता था, उसे पब्लिश्ड वर्जन में नहीं इंक्लूड किया जाता था। तो इस तरह पुरानी जो गांव की लोक कथाएं थी उनको जो है नया रूप मिला। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रिंट ने जो है ओल्ड टेल्स, मतलब कि पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन साथ ही साथ उसे चेंज भी किया। अगर हम वुमेन की बात करें तो
वे जो है एक इम्पॉर्टेंट रीडर के साथ साथ राइटर भी थी। पेनी मैगजीन जो है खास तौर पे उन्हीं के लिए होती थी, वैसी ही जैसे कि मैनुअल टीचिंग होती थी प्रॉपर बिहेवियर के लिए और हाउसकीपिंग के लिए। जब 19th सेंचुरी में नॉवेल्स जो है छपने लगी तो महिलाएं जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रीडर मानी गई। उनमें से कुछ बेस्ट नोन नॉवलिस्ट जो है वुमेन थी, जैसे कि जेन ऑस्टेन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट। उनकी राइटिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसने जो है एक न्यू टाइप ऑफ वुमेन को डिफाइन किया। एक ऐसी पर्सन जिसकी अपनी मर्जी हो, जिसमें सूझबूझ हो, जिसका अपना दिमाग हो और अपनी जो है इच्छा शक्ति हो। वहीं 17th सेंचुरी से ही किराए पर जो है किताब देने वाले लाइब्रेरी जो है अस्तित्व में आ गए थे। 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में जो है ऐसे लाइब्रेरी का उपयोग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस और लोअर मिडिल क्लास लोगों को एजुकेट करने के लिए किया गया। कभी कभी सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास लोग जो हैं अपने लिए भी लिखने लगे। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को जो है अपने सुधार और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा वक्त जो है मिलने लगा। उन्होंने जो है बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पर्चे और ऑटोबायोग्राफीज लिखी। तो ये तो हमने देखा कि बच्चे, महिलाओं और मजदूर पर जो है प्रिंट का क्या असर पड़ा। अब हम बात करेंगे फर्दर इनोवेशंस की। तो 18th सेंचुरी के अंत तक प्रेस जो है वो मेटल से बनने लगी थी और पूरी 19th सेंचुरी के दौरान जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी की जो तकनीक है उसमें लगातार सुधार हुए। मिड 19th सेंचुरी के दौरान रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस को जो है परफेक्ट कर लिया था। यह प्रेस जो है 1 घंटे में 8000 सीट को जो है प्रिंट कर सकता था और यह प्रेस जो है पर्टिकुलरली यूजफुल था न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए। आगे जाकर सदी के अंत तक जो है ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की प्रिंटिंग जो है मुमकिन थी। इसके बाद 20th सेंचुरी के शुरू से ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का जो काम है वो बड़ी तेजी से होने लगा। इसके अलावा 1-2 और चीजें हुई। पेपर के डालने के मेथड में सुधार हुआ। पेपर की क्वालिटी जो है बेटर हुई। प्लेट की क्वालिटी जो है बेटर हुई। ऑटोमेटिक पेपर रील्स और कलर्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इस तरह कई छोटी छोटी कुल सुधार की बदौलत जो है प्रिंटेड टेक्स्ट का रंग रूप ही बदल गया। उधर प्रिंटर्स और पब्लिशर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए स्ट्रेटेजी जो हैं डेवलप करते रहे। 19th सेंचुरी पीरियोडिकल्स ने इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स को जो है सीरियलाइज किया, जिससे नॉवेल्स को लिखने की एक खास शैली जो है विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में जो लोकप्रिय किताबें थी वह एक सस्ती सीरीज सीलिंग सीरीज के तहत जो है छापी गई। डस्ट कवर या फिर बुक जैकेट जो है वह 20th सेंचुरी की इनोवेशन थी। उधर 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के आने से जो है पब्लिशर को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा रीडर की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने जो है सस्ते पेपरबैक एडिशन छापे। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंट की दुनिया में जो है कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट हो रही थी और साथ ही साथ इसका विस्तार जो है बहुत ही जोरों पर चल रहा था। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो चलिए भारत के प्रिंट वर्ल्ड को देखते हैं। आइए देखें कि भारत में जो है प्रिंटिंग कब शुरू हुई और प्रिंट एज के पहले जो है यहाँ आइडियाज और इंफॉर्मेशन जो है कैसे लिखे जाते थे। तो अब हम प्रिंट एज के पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इसके अलावा बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट की जो है पुरानी और समृद्ध जो है परंपरा थी। मैन्युस्क्रिप्ट जो है पाल्म लीव्स या फिर हैंडमेड पेपर पर जो है कॉपी की जाती थी। कभी कभी तो पेजेज पर जो है बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें कंजर्व करने के ख्याल से जो है वुडन कवर
या फिर सिलकर जो है बांध दिया जाता था। 19वीं सेंचुरी के अंत तक प्रिंट के आने के बाद भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट छापी जाती थी। हालांकि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो काफी महंगी और नाजुक होती थी। एक तो उन्हें सावधानी से पकड़ना होता था, साथ ही साथ दूसरी तरफ जो स्क्रिप्ट होती थी उसके अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल है वो एवरीडे लाइफ में ज्यादातर नहीं होता था। हालांकि प्री कॉलोनियल बंगाल में जो है विलेज प्राइमरी स्कूल डेवलप हो चुका था, फिर भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वे अक्सर किताबें नहीं पढ़ते थे। वे जो है सिर्फ ये सीखते थे कि लिखना कैसे है। टीचर जो है अपने मेमोरी से जो है किताबें सुनाते थे और जो स्टूडेंट होते थे उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग जो है बिना कोई किताब पढ़े लिटरेट बन जाते थे। अब चलिए देखें कि प्रिंट जो है जब इंडिया आई तो उसका जो है क्या प्रभाव पड़ा। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पहले 16वीं सेंचुरी के मिड में भारत के गोवा में पुर्तगीज मिशनरीज के साथ आया। जेसुइट प्रीस्ट ने जो है कोंकणी सीखी और उसके बाद जो है कई सारी किताबें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में जो है लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। वहीं कैथोलिक प्रीस्ट ने जो है 1579 में कोचिंग में पहली तमिल किताब जो है छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब जो है वे ही छापने वाले थे। वहीं अगर हम डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज की बात करें तो उन्होंने 32 तमिल किताबें जो है छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का जो है ट्रांसलेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है इंग्लिश की तो बात ही नहीं आई। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस था वो भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी के अंत तक प्रेस का इंपोर्ट जो है शुरू कर दिया था। वहीं जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गैजेट नामक एक वीकली मैगजीन का जो है संपादन शुरू किया, जिसने खुद को ये डिस्क्राइब किया कि यह एक कॉमर्शियल पेपर है जो कि ओपन है सबके लिए और किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यानी यह मैगजीन जो है भारत में प्रेस चलाने वाली कॉलोनियल रूल से जो है आजाद थी और यह इंग्लिश इंटरप्राइज जो है अपने इंडिपेंडेंस पर प्राउड करती थी। हिक्की जो है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करता था, जिसमें सेल या इंपोर्ट जो हो रहा था स्लेब का वो भी इंक्लूडेड था। लेकिन साथ ही जो है वो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स के बहुत सारे जो गॉसिप होते थे वो भी पब्लिश करता था। इससे जो है नाराज होकर गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स ने जो है हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी अखबारों के पब्लिकेशन को जो है इनकरेज करना शुरू कर दिया जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के इमेज पर होते हुए हमले से उसकी रक्षा कर सके। आगे जाकर 18वीं सेंचुरी के अंत तक कई सारी न्यूज़पेपर और जर्नल जो है छपने लगी। इसके अलावा कुछ इंडियंस भी जो है अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में जो है पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गैजेट। तो ये तो हमने देखा कि इंडिया में जो है प्रिंट के आने का क्या प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे कि प्रिंट की वजह से जो है कैसे रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट में जो है बढ़ोतरी हुई। जैसा कि आप जानते ही हैं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार जो है गर्म था। अलग अलग ग्रुप कॉलोनियल सोसाइटी में हो रहे बदलावों से जूझते रहे और धर्म की जो है अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो जो है मौजूदा रीति रिवाज की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ जो है अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे डिबेट प्रिंट में जो है सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई बुक्स और न्यूज़पेपर ने जो है न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उनमें बहस की शक्ल भी तय की। इन पब्लिक डिस्कशन में जो है बहुत सारी पब्लिक जो है पार्टिसिपेट कर सकती थी और अपने व्यूज को जो है एक्सप्रेस कर सकती थी। इस तरह के ओपिनियन में क्लैशेस के चलते जो है न्यू आइडियाज इमर्ज हुए। यह वह समय था जब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर के साथ साथ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के मतलब कि हिंदू रूढ़िवादियों के बीच
वीडो इमोलेशन, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड एंड आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और विधवा दाह जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती मात्रा में पुस्तिका मतलब कि बुक्स और न्यूज़पेपर के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के ख्याल से इसे आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन रॉय ने 1821 से संवाद कौमुदी पब्लिश किया और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब कि रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। वहीं 1822 से 2 पर्शियन अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार भी पब्लिश हुए। उसी साल एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार भी अपीयरेंस में आया। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में उल्मा मुस्लिम डायनेस्टी के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं कॉलोनियल रूलर कन्वर्जन को बढ़ावा न दे या फिर मुस्लिम का कानून न बदल डाले। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने सस्ती लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया और धर्म ग्रंथों का पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन में पब्लिश किया। इसके अलावा रिलीजियस न्यूज़पेपर और किताबें भी प्रिंट की। वहीं 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान रीडर को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सेंचुरी के दौरान कई मुस्लिम सेक्ट और सेमिनरीज पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। उर्दू प्रिंट इन बैटल को पब्लिक में कंडक्ट करने में हेल्प करता था। वहीं हिंदुओं के बीच भी प्रिंट के खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सेंचुरी की किताब रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन 1810 में मतलब कि 1810 में कलकत्ता से प्रिंट हुआ। 19वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते सस्ती लिथोग्राफिक एडिशन वो नॉर्थ इंडियन मार्केट में फ्लडेड हो गई थी। वहीं 1880 से लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। प्रिंटेड और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान मतलब जो फेथफुल होते थे उन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इसके अलावा इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब रिलीजियस टेक्स्ट बहुत ही लार्ज लोगों तक पहुंच रही थी, जिसके चलते अलग अलग धर्मों के बीच और उनके अंदर डिस्कशन, डिबेट और कंट्रोवर्सी के चलते नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को मतलब कि कम्युनिटीज को अंदर से और अलग अलग हिस्से से पूरे भारत से जोड़ने का प्रयास किया। और इसमें न्यूज़पेपर का बहुत ही अहम योगदान है, क्योंकि यह न्यूज़ को कन्वे करता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, जिससे इसकी पैन इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट होती थी। तो ये तो हमने देखा कि प्रिंट का रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट में क्या योगदान था। अब हम बात करेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन की। तो प्रिंटिंग से नए तरह के राइटिंग के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों को और अपने रिलेशनशिप को जो देखने की चाहत है वो बढ़ने लगी। नॉवल जो कि डेवलप हुई थी यूरोप में, वो इस नीड को क्रिएट कर रही थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास फॉर्म और शैली मतलब कि स्टाइल अख्तियार कर ली। अपने रीडर्स को इसने एक्सपीरियंस का नया संसार और ह्यूमन को जीवन की डाइवर्सिटी का बोध प्रदान किया, मतलब कि सेंस प्रदान किया। इनके अलावा अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स वो इंटर किए इस वर्ल्ड ऑफ रीडिंग में, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, सोशल और पॉलिटिकल मैटर पर एसेज,
अपने अलग अलग त्योरों में जो है इसने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उनके जो पॉलिटिकल और सोशल रूल हैं उन पर बल दिया, जिससे जो है इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सेंचुरी के अंत तक एक नई तरह की विजुअल कल्चर जो है आकार ले रही थी। प्रिंटिंग प्रेस की बढ़ती नंबर के साथ विजुअल इमेज की जो है कई कॉपियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। उधर राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर जो है वो मास सर्कुलेशन के लिए तस्वीरें बना रहे थे। वहीं वुड ब्लॉक पर तस्वीर बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने लेटर प्रेस के नजदीक जो है अपनी दुकान लगाई और प्रिंट शॉप से जो है उन्हें काम मिलने लगा। अब जो है बाजार में बहुत ही सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर जो है उपलब्ध थी, जिसे खरीदकर गरीब भी जो है अपने घरों में और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन्हीं छपी प्रिंट ने जो है धीरे धीरे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, रिलीजन और पॉलिटिक्स, इसके अलावा सोसाइटी और कल्चर, इन सब के बारे में उनकी जो आइडियाज थी उसको चेंज करने लगा था। 1870 के दशक तक जर्नल्स, न्यूज़पेपर में सोशल और पॉलिटिकल इशू पर कमेंट करते हुए कैरिकेचर और कार्टून जो है छपने लगे थे। इन्हीं में से कुछ कैरिकेचर्स में जो है एजुकेटेड इंडियंस के वेस्टर्न टेस्ट और क्लॉथ का जो है मजाक उड़ाया जाता था, जबकि कुछ अन्य में जो है सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। इन सब के अलावा कुछ इंपेरियल कैरिकेचर्स भी थे जिसमें नेशनलिस्ट का जो है मजाक उड़ाया जाता था। वहीं कुछ नेशनलिस्ट कार्टून जो हैं वो इंपेरियल रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंटिंग ने जो है एक नया विजुअल कल्चर जो है ला दिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है वुमेन एंड प्रिंट। तो महिलाओं की जो जिंदगी है और उनकी भावनाएं जो है अब बहुत ही इंटेंस तरीके से लिखी जाने लगी। इसलिए मिडिल क्लास घरों में जो है महिलाओं का पढ़ना भी पहले से ज्यादा हो गया। लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स जो हैं अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सेंचुरी के मिड में जब बड़े छोटे शहरों में जो है स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। कई जर्नल्स ने जो है वुमेन को जगह दी और वुमेन एजुकेशन की ज़रूरत को बार बार एक्सप्लेन किया। उनमें सिलेबस भी छपता था और सुटेबल रीडिंग मैटर भी, जिसका इस्तेमाल करके घर बैठे जो है स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार जो हैं वो लिबरल नहीं थे। कंजर्वेटिव हिंदूज का मानना था कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह जो है मुस्लिम को डर था कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वे उर्दू रोमांस को पढ़कर करप्ट हो जाएंगी। कभी कभी रिबेल औरतों ने जो है इन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया। हमें नॉर्थ इंडिया के कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक ऐसी लड़की की कहानी का पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले जो है चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा वह जो है वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। इसी तरह ईस्ट बंगाल में जो है 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ऑर्थोडॉक्स परिवार में जो है ब्याह करके रससुंदरी देवी जो आई थी उसने रसोई में जो है मतलब किचन में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि 1876 में जो है पब्लिश हुई। यह बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी। चूँकि सोशल रिफॉर्म्स और जर्नल्स ने जो है पहले ही वुमेन के लाइफ में और भावनाओं में जो है दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति जो है अब काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था लोगों में। इन्हीं में से एक थी कैलाश बासनी देवी, जिसने 1860 के दशक से जो है महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया, जैसे कि कैसे वे घरों में बंदी बनकर रहती हैं और अनपढ़ बनाकर उन्हें रखा जाता है, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी वे सेवा करती हैं वो उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। इसी तरह आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने जो है
अपर कास्ट की हिंदू वुमेन की दयनीय हालत के बारे में जो है बहुत ही गुस्से से लिखा। इसी कड़ी में सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल नॉवल में एक औरत ने लिखा कि बहुत कारणों से जो है मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ जो है वो किताबें पढ़ने से आई हैं। तो हम देख सकते हैं कि किताबें जो हैं उनके लिए क्या मायने रखती थी। वैसे तो उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर जो है पहले से विकसित हो गई थी, पर हिंदी प्रिंटिंग की शुरुआत जो है वो 1870 के दशक से ही हुई। जल्दी ही इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वुमेन एजुकेशन को समर्पित हुआ। वहीं 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो है जर्नल्स जो कि वुमेन के लिए लिखी जाती थी या फिर वुमेन के द्वारा एडिट की जाती थी, वे काफ़ी पॉपुलर होती थी। इनमें इम्पॉर्टेंट इशू को जो है डिस्कस किया जाता था, जैसे कि वुमेन एजुकेशन को, विडोहुड मतलब विधवाओं के जीवन को, विडो रीमैरिज और नेशनल मूवमेंट की। इसके अलावा कुछ ने जो है महिलाओं को हाउस चलाने और फैशन के लेसन बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक नॉवल के जरिए जो है मनोरंजन परोसा। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ भी 20वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने जो है औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार जो है पब्लिश की। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने जो है इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं भी छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को जो है कई बार डायलॉग के रूप में पेश किया गया। बंगाल में सेंट्रल कोलकाता का एक पूरा इलाका बटाला जो है लोकप्रिय किताबों के प्रिंटिंग को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक और ग्रंथों के सस्ते एडिशन तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वो भी यहाँ उपलब्ध था। वहीं 19वीं सेंचुरी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर वुडकट और लिथोग्राफी कलर की मदद से बहुत मात्रा में तस्वीरें जो हैं बनाई जा रही थी। दूसरी तरफ पेडलर्स जो हैं वो बटाला के पब्लिकेशंस लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। तो ये तो हमने वुमेन के लिए प्रिंट के इम्पोर्टेंस को देखा। अब हम देखेंगे कि गरीब लोगों के लिए प्रिंट जो है क्या लेके आया। तो 19वीं सेंचुरी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी जो है बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही पब्लिक लाइब्रेरी जो है खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच और बढ़ गई। ये लाइब्रेरी जो हैं अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या फिर संपन्न गांवों में भी। लोकल अमीरों के लिए जो है लाइब्रेरीज खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। वहीं 19वीं सेंचुरी के अंत से कास्ट इश्यूज के बारे में तरह तरह की किताबें और एसेज जो है लिखा जाने लगा था। इन्हीं में लो कास्ट मूवमेंट के मराठा पोइनियर ज्योतिबा फुले ने जो है अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। वहीं 20वीं सेंचुरी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो कि परियार के नाम से जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके राइटिंग को जो है पूरे भारत में पढ़े गए। इसी तरह लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट और सेक्ट ने भी जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में जो है लोकप्रिय जर्नल छापे। वहीं अगर हम वर्कर्स की बात करें तो फैक्ट्रीज में वर्कर से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें जो है अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने जो है 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच का जो रिश्ता है वो समझाने की कोशिश की।
वहीं 1935 से 1955 के बीच जो है सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का जो है सच्ची कविताएं नामक एक कलेक्शन जो है वो पब्लिश किया गया। दूसरी तरफ बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने जो है खुद को शिक्षित करने के ख्याल से लाइब्रेरी सेटअप किए, जिनकी प्रेरणा जो है उन्हें बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। वहीं सोशल रिफॉर्मर ने जो है इन प्रयासों को स्पॉन्सर किया और उनकी मूल कोशिश ये थी कि मजदूरों के बीच जो है नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक जो है नेशनलिज्म का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। तो ये तो हमने देखा कि प्रिंट से गरीबों पर क्या असर पड़ा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का जो कॉलोनियल स्टेट था वो सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। मजेदार बात तो ये है कि प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के मिस रूल की आलोचना करने वाले और कंपनी के ऑफिसर्स के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। इसके बाद कंपनी को जो है इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में जो बैठे इनके क्रिटिक्स हैं वे कहीं भारत पर इनके मोनोपोली पर हमला न बोल दें। आगे जाकर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को कंट्रोल करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटिश रूल का उत्सव मनाने वाले न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन को इनकरेज करना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के एडिटर्स द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक जो है प्रेस लॉ को रिवाइज करने के लिए एग्री कर गए। फिर लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थॉमस मैकेलो ने जो है पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। तो हम देख सकते हैं कि अब जो है कुछ अच्छा माहौल जो है सभी अखबारों के लिए हो गया था। फिर 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम के प्रति जो एटीट्यूड है वो बदल गया। गुस्साए अंग्रेजों ने देसी प्रेस मतलब कि नेटिव जो प्रेस था उसका मुंह बंद करने की मांग की। जब जब भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है नेशनलिस्ट का साथ देते थे तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए डिबेट करती थी। बाद में 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया जो कि आयरिश प्रेस लॉ पर आधारित था। इससे जो है सरकार को प्रेस में छपी रिपोर्ट और एडिटोरियल को जो है सेंसर करने का बहुत ज़्यादा हक मिल गया। अब से जो है सरकार डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पर नज़र रखने लगी। अगर किसी रिपोर्ट को जो है बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की जो मशीन होती थी मतलब जो प्रिंट की मशीनें होती थी उसको भी छीन ली जा सकती थी। लेकिन रिप्रेसिव मेजर के बावजूद नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर थे वे देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने कॉलोनियल मिस रूल की रिपोर्टिंग की और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ की हौसला अफजाई जारी रखी और जब भी इस नेशनलिस्ट आलोचना को जो है खामोश करने की कोशिश की जाती तो उग्र विरोध हुआ करता। आगे जाकर जब पंजाब के रिवोल्यूशनरीज को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर जो है उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंट के आने से लोगों को काफ़ी बल मिला और उन्हें जो नाराजगी होती थी उसे जताने का मौका मिला। तो इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर मैं अगले किसी और चैप्टर के साथ मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।